आवाज़ आ रही है? कंफर्म करिए, स्टार्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सबको। आवाज़ आ रही है? कंफर्म कर दीजिए एक बार। बस कंफर्म करिए वॉइस को लेके, फिर तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर जो हमारा है वर्क पावर एनर्जी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जिसमें आपको कार्य जानेंगे क्या होता है, ऊर्जा जानेंगे क्या होता है, और साथ ही साथ जानेंगे कि आपको शक्ति क्या होती है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानिएगा तो वर्क जो होता है, कार्य जो होता है, क्या होता है। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। वर्क जो होता है, कार्य जो होता है, क्या होता है। देखिए, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूं, बल लगा रहा हूं, और ये ऑब्जेक्ट जो है, फोर्स तो मैंने लगाया, तो एक तो फोर्स क्लियर हो गया कि वर्क बराबर क्या होगा, फोर्स रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा इसके साथ जो है, इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट पता है, विस्थापन, एक तरह का कुछ दूरी तय करनी चाहिए। तो फोर्स तो इस पे लग रहा है, एक तरह से मान के चलिए फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है इस पे, लेकिन इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। मानिए कि पत्थर का कोई टुकड़ा है और इसको मैं ऐसे धक्का दे रहा हूं, तो धक्का दे रहा हूं तो फोर्स लग रहा है, तो ये तो ठीक है। तो केवल फोर्स लगने से साइंस की भाषा में वर्क नहीं होता है। आपको कार्य जो होता है तब होता है आप फोर्स लगाइएगा और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्क बोलेंगे, कार्य बोलेंगे। अगर दिन भर आप किसी पत्थर को ऐसे धक्का दे रहे हैं और पत्थर अपने एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, इसको हम लोग साइंस के लैंग्वेज में, साइंस के भाषा में, विज्ञान के भाषा में हम लोग कार्य नहीं कहते हैं। यानी कि वर्क तब होगा जब इस पे फोर्स लगाइएगा और साथ में इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब ये पत्थर यहां आ जाए। ठीक है, या हो इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट, मान के चलिए एस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका। तो इससे क्या डेफिनेशन निकलता है वर्क का, कि वर्क जो है, आपको कार्य जो है उसे कहते हैं जिसमें फोर्स लगाया जाए और फोर्स के साथ क्या हो, कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो, कुछ विस्थापन भी हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिएगा यहां पर एफ लगाया और यहां पे एस हो गया, तो क्या कहा गया, ये एफ एस, मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है, आपको वर्क कहा जाता है। फोर्स मतलब कि ऊर्जा, मतलब कहते हैं कार्य कहा जाता है। क्लियर है सबको? तो इसको क्या बोलते हैं, अगर आप फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स के साथ क्या हो रहा है, आपको कुछ डिस्प्लेसमेंट भी अगर हो रहा है, कुछ विस्थापन भी हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्य बोलेंगे। अब कई लोग कहेंगे कि सर अगर हम एक अपने माथे पे अगर कुछ मैं लेके खड़ा रहा हूं तो उसको वर्क नहीं कहेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसमें नहीं हो रहा है, वर्क जीरो हो जाता है। कैसे वर्क जीरो होता है, सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अब एक सबसे बड़ी बात है जो एंगल समझ में कई लोगों को नहीं आता है, तो एंगल पे भी डिस्कशन करेंगे। कितने तरह के वर्क होते हैं, क्या इसका ऐसा यूनिट होता है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क जो है सदिश राशि है कि अदिश राशि है, सारे विषयों पे फोकस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, उससे पहले हो सकता है कि वीडियो यूट्यूब पे जाए, अगर हो सकता है तो इसीलिए मैं पहले बता दूं कि अगर हमारे बैच के साथ इनरोल करना चाहते हैं तो 91 17 16 63 47 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके, कॉल करके इनरोल कर सकते हैं। फी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और ऑनलाइन मोड में क्लास चलता है, डेली 2 क्लास चलता है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड होते हैं, और उसके बाद से टॉपिक वाइज का नोट्स दिया जाता है। कुछ समय के बाद से समय समय पर टेस्ट कराया जाएगा। एनसीईआरटी कंप्लीट बेस्ड होगा, पीवाईक्यू एनालिसिस और पर्सनल मेंटरशिप। किसी तरह दिक्कत आता है तो इस नंबर पर हमसे संपर्क करिएगा, तो आपके समाधान किए जाएंगे। तो एनरोल करने के लिए इस नंबर पर आप संपर्क करके हमारे चल रहे क्लास के साथ आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए फिर अपने टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या था, वर्क था। तो बात वही है कि कह रहे कि वर्क इज सेड टू, ओके बढ़ा रहे हैं इसको, साइज को थोड़ा, चलिए। तो इसका मतलब हो गया कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स अप्लाइड
ऑन ए बॉडी कॉज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब जब बल और वस्तु की दिशा में वस्तु की गई दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं? बल के द्वारा किया गया कार्य कहा जाता है। मतलब कि अगर फोर्स लगाते हैं और फोर्स के डायरेक्शन में अगर हो रहा है आपको बल के दिशा में अगर कोई दूरी तय की जाती है तो उसको वर्क कहते हैं। बल के दिशा में इसलिए क्योंकि ये तो पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल है। ठीक है, आगे आइए तो उसमें निगेटिव वर्क भी होते हैं, आपको जीरो वर्क भी होते हैं। तो अगर फोर्स लगा रहे हैं आप और फोर्स के डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो क्या करेंगे? इसको आपको वर्क कहा जाता है। यानी कि कार्य बराबर क्या हो जाता है? बल गुणे विस्थापन, W बराबर Fs होता है। क्लियर है सबको? वर्क इज डन ओनली व्हेन द फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। मतलब कि कार्य तभी माना जाता है जब किसी वस्तु पर बल उसे विस्थापित करता है। मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह इसको डिस्प्लेस करता है, तभी हम क्या कहेंगे कि इसमें कार्य हुआ है, वर्क हुआ है। ठीक है, वर्क इज ऑलवेज डन बाय ए फोर्स नॉट बाय एन ऑब्जेक्ट। कभी भी कार्य जो होता है हरदम किसके द्वारा होता है? एक बल के द्वारा होता है, एक फोर्स के द्वारा होता है, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा नहीं होता है। अगर आपको यहां पर पत्थर खड़ा है तो पत्थर के द्वारा वर्क डन नहीं हो रहा है, हमारे फोर्स लगाए जाने के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है? आपको वर्क हो रहा है, किसी वस्तु के द्वारा नहीं होता है। ये सारी बातें यही हो गया। फाइनली आपको यही याद रखना है कि वर्क जो क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? वर्क कहा जाता है। क्लियर हो गया सारे लोगों को? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं। अब मैंने पहले बताया था कि कार्य जो होता है, वर्क जो होता है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि कार्य अदिश राशि होती है। सबको पता है कि कार्य क्या होता है? अदिश राशि होता है, हमने पहले भी पढ़ा रखा है। अब आगे आइएगा तो लिखा हुआ है कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट न्यूटन मीटर होता है। कैसे न्यूटन मीटर होगा भाई? वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का क्या होगा भाई? न्यूटन होगा, और डिस्प्लेसमेंट एक दूरी है तो इसका क्या होगा? मीटर होगा। और इसी न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिटेन के वैज्ञानिक के नाम जेम्स जूल जिनका नाम था, उनके सम्मान में क्या कहा जाता है? आपको जूल कहा जाता है। तो आपसे पूछूं कि वर्क का जो है ऐसा यूनिट क्या होता है, तो जूल होता है। और न्यूटन मीटर भी होता है क्योंकि एक न्यूटन मीटर बराबर एक जूल होता है। ठीक है, कैसे होता है मैंने आप क्लियर कर दिया। अब कोई अगर डिफाइन करने के लिए एग्जाम में पूछ दे कि व्हाट इज द वन जूल, एक जूल क्या होता है, तो कैसे डिफाइन करिएगा? आप डिफाइन ऐसे करिएगा कि जब एक न्यूटन का फोर्स, बल किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है और ऑब्जेक्ट जो है कितना डिस्प्लेस्ड होता है? 1 मीटर डिस्प्लेस्ड होता है। यहां पर आ जाता है, यहां से यहां चलकर, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कहेंगे कि 1 जूल कार्य संपन्न हो गया, 1 जूल वर्क डन हो गया। मैंने क्या कहा? क्यों 1 जूल भाई? क्यों 1 मीटर डिस्प्लेस्ड हुआ? क्यों 1 न्यूटन फोर्स लगा? इसलिए क्योंकि हम 1 जूल को डिफाइन कर रहे हैं। तो 1 जूल को कैसे डिफाइन करिएगा? इसी से निकल जाएगा न्यूटन और ये मीटर हो जाएगा। तो जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे हम लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट जो है 1 मीटर डिस्प्लेस्ड करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 जूल कहते हैं। ठीक है, तो कभी भी पूछेगा तो मुझे नहीं लग रहा यहां आपको दिक्कत होना चाहिए कि 1 जूल को डिफाइन करने के लिए आपसे पूछे अगर कि व्हाट इज 1 जूल, तो क्या कहिएगा? जब 1 न्यूटन का फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट पे लगे और ऑब्जेक्ट जो है 1 मीटर डिस्प्लेस्ड हो जाए, तो इसको हम लोग 1 जूल से डिफाइन करते हैं। वर्क कार्य का ऐसा यूनिट जूल होता है जिसे न्यूटन मीटर भी कहा जाता है। वर्क जो होता है क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है। ठीक है, ये सबको पता है। तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि यहां पर कहा है कि इन मेनी सिचुएशंस एंड एंगल इज द फॉर्म बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द अप्लाइड फोर्स। मतलब अनेक स्थितियों में जो होता है वस्तु की गति तथा उस पर आरोपित बल की दिशा में एक कोण बनता है। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं कोई टेबल है, मैं ऊपर से उस पर हाथ रख के ऐसे दबा रहा हूं, या टेबल पे मैं चढ़ के बैठ गया, सिंपल सी बात है, ये टेबल है और इसमें मैं चढ़ के बैठ गया, तो ऐसे बैठा हूं ना, तो एक किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो यहां एंगल 90 का बन रहा है। तो बात इसका मैं ये कहना चाह रहा हूं ना कि वर्क होने के लिए हो सकता है कि किसी एंगल पे भी आपको फोर्स लग सकता है, 90 डिग्री पे भी लग सकता है, 0 डिग्री पे भी लग सकता है, या फिर कह सकते हैं कि 180 डिग्री पे भी लग सकता है, सारा बताऊंगा मैं। तो एक एंगल पर भी क्या होता है? आपको फोर्स अप्लाइड हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये बुक रखा हुआ है और मैं 45 डिग्री पे क्या कर रहा हूं? इस पे धक्का दे रहा हूं। हो सकता है ना? अगर मानिए कोई चीज रखा हुआ है और मैं
ये रखा हुआ है, मैं ऐसे धक्का दे रहा हूं तिरछा करके, तो 45 डिग्री पर। तो यही कह रहा है किसी एंगल पर भी क्या हो सकता है, वर्क डन हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो है कार्य का मापन जो होता है किससे करते हैं, W बराबर FS सूत्र से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चली गई दूरी तो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन लगाए गए बल की दिशा जो है आपको फाइंड नहीं कर पाइएगा। ये क्या कह रहा है समझिएगा, ये ऑब्जेक्ट है कोई, अगर मैं इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं, क्लियर है, अब इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं तो आपको इतना तो क्लियर है कि इस पे डिस्प्लेसमेंट होगा भले, लेकिन किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा ये आपको पता नहीं है कि किस दिशा में विस्थापन होगा, और किस दिशा में बल लग रहा है आपको ये भी पता नहीं है। ये इसका क्या दिशा बताइएगा, एग्जैक्ट दिशा तो नहीं है ना कि ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो इसका डायरेक्शन नहीं पता है, दिशा नहीं पता है, क्योंकि एक एंगल पे फोर्स लग रहा है। तो कभी भी अगर किसी डायरेक्शन, अगर कोई फोर्स लगे और एक एंगल पे फोर्स लगे, मानिए 90 डिग्री पे लग रहा है, 45 डिग्री पे लग रहा है, 180 डिग्री पे लग रहा है, सारा का एग्जांपल देके मैं डेली लाइफ से बताऊंगा कि कौन सा 180 पे होता है, कौन सा 0 डिग्री पे होता है, और कौन सा क्या होता है किस पे होता है। तो बस यही कह रहा है कि आपको ये W बराबर FS तभी आप फाइंड कर पाइएगा जब किसी फोर्स लग रहा हो और एक निश्चित डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, किसी एंगल पे फोर्स नहीं लग रहा हो। मतलब ये डायरेक्ट लगा रहे हैं इस साइड से तो कोई एंगल पे नहीं है, 0 डिग्री पे जा रहा है तो 0 डिग्री के एंगल नहीं मानते हैं, तो तब हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, FS अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किसी एंगल पे अगर फोर्स लगता है तब हमको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा FS cos थीटा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा, FS cos थीटा लिखा जाता है, यहाँ F cos थीटा S लिखा जाता है, मतलब यहाँ पर cos थीटा को हम क्या करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। अब जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से होंगे डरने लगेंगे, सर cos थीटा आ गया कैसे हम इसको यूज करेंगे, कोई बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं सारा सिखा दूंगा। सबसे पहले आपको एंगल जानना जरूरी है कि किस एंगल पे फोर्स लग रहा है। अगर आपको एंगल पता चल जाएगा ना तो आप सारी चीजें क्लियर कर लोगे। आपको एंगल क्या होता है मैं समझा दे रहा हूं एक बार, सबको पता होगा ये कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यहां अगर होगा ये 45 डिग्री हो जाएगा। अगर इसको हटा दे, ये 45 होगा तो एक समय तो ऐसा भी आएगा ना 30 भी हो सकता है, एक समय ऐसा भी आएगा ना 15 भी हो सकता है, और एक समय ऐसा भी आएगा ना कि 10 डिग्री भी हो सकता है, और एक समय ऐसा भी आएगा ना कि 0 डिग्री भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि आप समझ पाइए कौन 0 डिग्री का फोर्स लग रहा है। मैं ये कहा कि 0 डिग्री का फोर्स लगेगा तो आपको अगर डायरेक्शन जो है फोर्स का अगर ये है तो इसकी बल का दिशा जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है, तो आपको फोर्स भी लगेगा किस डायरेक्शन में, वर्क डन भी होगा इसी डायरेक्शन में, समझ रहे हैं ना, इसी डायरेक्शन में। मतलब तभी ना यार 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री और 1 डिग्री 0 डिग्री पे चढ़ जाएगा एक दूसरे पे, तो आपको 0 डिग्री फोर्स का एंगल नहीं पता चलता है। तो एंगल नहीं पता चलेगा तो 0 डिग्री किसको बोलेंगे, जब आपको ये डायरेक्शन में फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो तो इसको क्या बोलेंगे, 0 डिग्री बोलेंगे। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको समझाऊं तो समझिए ये है, अगर कोई टेबल है और टेबल को मैं इधर से धक्का दे रहा हूं तो टेबल डिस्प्लेस भी इधर ही होगा, जाएगा ना इधर भाई, इधर जाएगा, बढ़ेगा, तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन भी यही है और हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी यही है। तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है भाई, यहाँ पे किसी डिग्री का कोण नहीं बना, 0 डिग्री का बन रहा है। तो अब इस सिचुएशन में डायरेक्ट आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, W बराबर FS अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में जा रहा होगा कि W बराबर FS क्यों अप्लाई करेंगे, आगे हम बता देंगे आपको कि 0 डिग्री एंगल पर क्यों हम W बराबर FS अप्लाई करते हैं, आपको एंगल क्यों नहीं लिया जाता है, ये और पॉजिटिव वर्क होता है, ये मैं आगे चल के बताऊंगा। तो इतना तो समझ में आ गया कि एक दूसरे पे जब चढ़ जाएगा तो कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे का मतलब समझ रहा है ना कि इस टेबल पे मैं ऐसे धक्का दे रहा था, और इसी टेबल पर नहीं होता है कि ऐसे हम लोग पढ़ाते पढ़ाते चढ़ के बैठ जाते हैं। अगर इसी टेबल पे अगर मैं चढ़ के बैठ जाऊं इस पे, मतलब मानिए मैं यहां आ जाऊं, तो मैं किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, नीचे की तरफ लगा रहा हूं ना, तो ये कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री का एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो एक टेबल से सारी चीजें मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि अगर मैं किसी टेबल को अगर ऐसे धक्का दे रहा हूं और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पर 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री का कोण बन रहा है, जो कि ए सिचुएशन है। अगर मैं टेबल पे कूद के बैठ जाऊं अगर, तो क्या डायरेक्शन होगा फोर्स का, ये होगा, ठीक है, और जाना किधर चाहिए, इसको डिस्प्लेस इधर होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो दूसरा कंडीशन आपको ये हो गया। अगर इस टेबल को इधर से धक्का दे रहा हूं और ये टेबल आगे की तरफ नहीं जा रहा है, तो इसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स भी काम कर रहा होगा ना, जो कि आपने पहले पढ़ा था,
एक घर्षण बल भी काम कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर फोर्स का डायरेक्शन ये है और एक अपोजिट डायरेक्शन जो है उधर से अप्लाई किया जाए, इस डायरेक्शन में फोर्स लगे, मतलब आप टेबल को धक्का तो ऐसे दे रहा है ना, लेकिन एक फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा काम कर रहा है। तो इसमें और इसमें कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं क्लियर कर रहा हूं कि जिधर धक्का दे रहा है उधर जा रहा है तो कितना होगा, वो पॉजिटिव वर्क होगा और एफएस हो जाएगा डायरेक्ट 0 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा हूं और उधर से फ्रिक्शनल फोर्स एक काम कर रहा है, तो इस स्थिति में कितना डिग्री का कोण बनेगा, यहां पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो कभी भी एंगल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं सीधा से एक ही एग्जांपल दूं कि अगर टेबल ले लिया और टेबल में इधर से मैं धक्का दे रहा हूं ऐसे, तो कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब नॉर्मल एफएस अप्लाई कर सकते हैं। क्यों अप्लाई करेंगे आपको पता चल जाएगा कि एफएस ही क्यों अप्लाई करते हैं 0 डिग्री के बदले। अगर मैं इस पे कूद के बैठ गया तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर मैं सोचूं कि इधर से हम धक्का दे रहे हैं आगे नहीं बढ़ रहा है, तो यानी कि इसमें क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर से काम कर रहा है, मतलब जमीन पे इधर से अगर फोर्स इधर से लग रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा है, तो यानी कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। सबको एंगल वाली चीजें क्लियर है ना, यहां तक बताइए तो आगे मैं बढ़ूं। क्लास तो ग्रुप फॉलो करिए ना, कि क्लास कब चलता है यार, मतलब ग्रुप किस लिए बनाया गया है। यहाँ टाइमिंग 8:30 बजे से क्लास है तो 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब हो सकता है 5-10 मिनट डिले स्टार्ट हो। 8:30 बजे से क्लास जो है आपको ग्रुप में बताया गया है, मतलब रात में मैसेज नहीं गया, क्योंकि परसों बताया गया था टाइम वहीं रहेगा, रात में मैं भूल गया। लेकिन आपको हरदम बताया गया कि क्लास का टाइम फिक्स है और ग्रुप में टाइमिंग दे दिया गया है कि 8:30 बजे से 9:30 बजे तक चलेगा आपका साइंस, और 9:30 से मतलब वहीं 10-15 मिनट आगे पीछे 9:30 से लेकर 10:30 तक चलेगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री। जब भी क्लास स्टार्ट होगा आपको ग्रुप में स्टार्ट क्लासेस का मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है कि 0 डिग्री वर्क क्या होता है, 180 डिग्री वर्क कितना पे होता है, और आपको 0 डिग्री मतलब कह सकते हैं 90 डिग्री वर्क क्या होता है, सबको पता चल गया होगा। 180 डिग्री एंगल क्या होता है ना, सपोज करिए कि मैं इधर से अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, किसी टेबल को इधर से अगर धक्का दे रहा हूं, सपोज करिए मैं इधर से धक्का दे रहा हूं और अपोजिट साइड में फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होगा ना, मतलब मैं इधर से धक्का दे रहा हूं ना और इसके उल्टा डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होगा। आपको पता है कि घर्षण बल जो होता है इसके उल्टा साइड में लगता है, तो अगर मैं इधर से आपको फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कैसे काम कर रहा होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर एरो ये उल्टा हो गया तो यहां कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 180 का बन रहा है। और 0 इसी में कंफ्यूजन होता है, 0 कब बनेगा भाई, अगर इधर से फोर्स लगा रहा हूं इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दोनों एरो एक दूसरे पर चढ़ गया ना, तो ये क्या होगा, 0 डिग्री बनेगा। आगे चलिएगा, सारे एग्जांपल से आपको क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक एक टाइप्स को थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं और इसको क्लियर करते चलते हैं। तो यही बोल रहा था कि अगर किसी एंगल पे अगर फोर्स लग रहा है तो किस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे, नॉर्मल के लिए क्या अप्लाई करेंगे, W बराबर एफ अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी एंगल पे लग रहा है तो W बराबर क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा एस, या फिर एफ एस कॉस थीटा इसे कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, एफ एस यहां भी ला सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा याद करना थोड़ा सा आसान होगा कि W बराबर क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग करके देखते हैं कि आगे आपको क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि किया गया कार्य, मतलब कि जो भी वर्क डन होगा, यहां पर चूंकि इंग्लिश यहां से शायद नहीं लिखा गया, मैं बता दे रहा हूं आपको, इतना तो मैनेज करिएगा कि किया गया कार्य वर्क डन जो होता है पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके लिए इंग्लिश नहीं ना चेंज करवाना पड़ेगा कि पॉजिटिव, निगेटिव और 0, चलिए करवा देंगे इसको चेंज। तो किया गया कार्य क्या हो सकता है, वर्क डन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और वर्क डन 0 भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है, हाँ मैं उसको क्लियर करूंगा, आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है कि वर्क डन मे बी ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी निगेटिव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ऐसे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप क्या टिक करिएगा कि जैसे डिस्प्लेसमेंट होता था पॉजिटिव, निगेटिव और क्या 0, उसी प्रकार से आपका वर्क डन जो है, किया गया कार्य हमारा शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक नेगेटिव भी हो सकता है। किस कंडीशन में क्या क्या होगा, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले किया गया कार्य जो है पॉजिटिव वर्क को, धनात्मक कार्य को मैक्सिमम वर्क भी कहा जाता है, अधिकतम कार्य भी कहा जाता है। क्यों इसको मैक्सिमम कार्य कहा जाता है, मैक्सिमम वर्क डन कहा जाता है, मैं क्लियर कर दे रहा हूं आपको। ध्यान रखिएगा
कि मैंने कहा कि जब भी 0 डिग्री एंगल पर लगता है फोर्स तो उसको डायरेक्ट क्या करिए, W बराबर FS लिख लीजिए। किसी भी बुक में आपको डायरेक्ट यही लिखा गया होगा, ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया होगा, तो इसको गलत मत समझिएगा। मैं जानबूझकर आपको समझाने के लिए दे दिया हूं कि अगर 0 डिग्री पे अगर वर्क कर रहा है तो आपको उसका डायरेक्ट आपको क्या अप्लाई करना है, W बराबर FS। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर टेबल यहां पर है और टेबल को मैं इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा हूं और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रहा है, मतलब आगे की तरफ जा रहा है, मतलब फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहां पर किस डिग्री का एंगल बनता है, 0 डिग्री का बनता है। और जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो कभी भी 0 वाला मत सोचिएगा। अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कभी cos थीटा और sin थीटा के चक्कर में मत पड़िएगा, डायरेक्ट अप्लाई करिएगा W बराबर FS। क्यों अप्लाई करिएगा मैं बता रहा हूं, क्योंकि W बराबर FS मैंने बताया था कि F cos थीटा S होता है जब एंगल पे लगता है, तो F फोर्स एक हो गया और cos थीटा का मतलब क्या हो गया, cos 0 डिग्री, इस एंगल पे लग रहा है ना 0 डिग्री, गुणे डिस्प्लेसमेंट हो गया। और F cos 0 डिग्री का वैल्यू मैं बता दूं, कई लोगों को नहीं पता होगा, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, देखिए याद रख लीजिए, cos 0 डिग्री 1, cos 90 डिग्री 0 और cos 180 डिग्री -1। लिख लीजिए कहीं साइड में, आप लोग कहीं साइड में लिख लीजिएगा कि cos 0 1 जैसे sin 0 0 होता है ना और sin 91 होता है, उसी प्रकार से cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। सारा यही अप्लाई करेंगे। तो हमने कहा कि F और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1 और गुणे S, तो क्या आ जाएगा, FS आ जाएगा। तो यहां जब भी आपको सेम डायरेक्शन में फोर्स लगे और सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो कभी ये cos थीटा और sin थीटा के चक्कर में मत पड़िएगा। इसीलिए बोला है कि 0 डिग्री वर्क को कोई एंगल वर्क नहीं माना जाता है, क्योंकि जहां पर एंगल वर्क होगा, किसी कोण पे कार्य होगा, वहां पे हम क्या करते हैं, FS cos थीटा अप्लाई करते हैं। लेकिन आपको यहां पर FS cos थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए इसको लिख दिया हूं। आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको FS लिख देना है। मतलब डायरेक्ट क्या करिएगा, अगर 0 डिग्री पे फोर्स लग रहा है, मैं कहूं कि अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं इसी डायरेक्शन में और हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 9 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, मैं फोर्स लगाया 10 न्यूटन का और ये ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर आगे चला गया। तो अगर मैं इसको वर्क डन निकालूं तो क्या करेंगे, अब ये मत करिएगा W बराबर FS cos थीटा cos 0 पुट करिएगा, नहीं, 0 डिग्री में ये सब नहीं करना है। डायरेक्ट सेम डायरेक्शन हो तो F 10 न्यूटन का फोर्स और गुने कितना डिस्प्लेसमेंट 9 का हुआ, यानी कितना जूल काम हो रहा है भाई, 90 जूल काम हो रहा है, या फिर कह सकते हैं 90 न्यूटन मीटर काम हो रहा है। क्लियर है ना सबको, जीरो वर्क डन क्लियर है ना सबको, सॉरी जीरो वर्क डन नहीं, पॉजिटिव वर्क डन क्लियर है। और ध्यान रखिएगा इसी केस में सबसे अधिकतम कार्य होता है, मैक्सिमम वर्क होता है। अगर कोई पूछे कि सबसे अधिकतम कार्य मैक्सिमम वर्क डन कब होता है, तो ध्यान रखिएगा 0 डिग्री पे होता है, मतलब डायरेक्ट जब FS हो तब होता है, और ये धनात्मक पॉजिटिव होता है, ये वैल्यू क्या आएगी, हरदम पॉजिटिव आएगी। तो आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है, कितना डिग्री पे होता है। हौच-पौच नहीं करना है, एकदम आराम से सुनना है, आगे से चल के आपको धीरे धीरे सब चीजें क्लियर होती जाएगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला सिचुएशन हम लोग देखते हैं कि अगला सिचुएशन क्या दिया है। अगला दिया है जीरो वर्क, अगला क्या है, जीरो वर्क दिया है। अब जीरो वर्क क्या होता है, चलिए हम लोग गेस करते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया कि अगर जो है शून्य कार्य को, ये मत करिएगा शून्य डिग्री ले लीजिएगा, नहीं, शून्य कार्य कब होता है, जीरो वर्क डन कब होता है, ध्यान रखिएगा। हमने बोला था कि जब भी वर्क डन किसी एंगल पे होगा तो FS cos थीटा अप्लाई करेंगे 0 डिग्री को छोड़ के, FS cos थीटा, मतलब ये F cos थीटा या FS cos थीटा। अब यहां पर क्या होता है, मैंने कहा कि जीरो वर्क डन कब होगा, जब 90 डिग्री पे कोई, अगर मानिए किसी बुक को रख दिए किसी टेबल पे, ठीक है, तो अगर माने किसी एंगल पर वर्क डन हो रहा है तो कितना का होगा, यहां 90 डिग्री का, या फिर मैं इस पे बैठ गया अगर, तो जो वर्क डन होगा, देखिए कई लोग सोच रहे होंगे सर डिस्प्लेसमेंट की बात कहा आपने, डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वर्क डन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए एग्जैक्ट वर्क डन उसे कहा जाता है जो पॉजिटिव वर्क डन होता है, तो जब डिस्प्लेसमेंट होता है तभी पॉजिटिव वर्क डन होता है। और ये सब हम इस पे किताब रख दिए टेबल पे, हम अपना हाथ रख दिए टेबल पे कूद के बैठ गए, ये सब निगेटिव वर्क डन है, वर्क डन इसमें होता ही नहीं है, वर्क डन निगेटिव में चला जाता है, तो उसका वैल्यू नहीं होता है। या जीरो वर्क डन में भी क्या, उसका वैल्यू नहीं होता है क्योंकि जीरो है वो। तो वर्क डन तभी माना जाता है कि जब फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो, और ये सब क्या है, निगेटिव वर्क डन है, यानी वर्क डन हो ही नहीं रहा है, इसमें निगेटिव में हो रहा है। तो अगर हम किसी बुक को या फिर अपने टेबल पे कूद के खुद बैठ जाऊं या फिर हाथ रख दूं ऐसे, यहां कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा।
अब यहां पे अप्लाई करूं मैं तो एफ और कॉस 90 डिग्री हो जाएगा और गुणे एस हो जाएगा, यानी कि एफ कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, गुणे एस होगा 0 और ये क्या हो जाएगा 0, 0 जूल हो गया। यानी कोई वर्क डन यहां पर नहीं हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मैं कूद की किताब पे बैठ जाऊं, अगर किसी टेबल पे कूद के बैठ जाता हूं अगर, तो क्या वर्क डन होता है, वर्क डन नहीं होता है। क्यों वर्क डन नहीं होता है, क्योंकि मैं इस पे 90 डिग्री पे बैठ रहा हूं। अगर टेबल पे किताब में रख दिया, मतलब सपोज करिए कि मैंने इस किताब को इस टेबल पे जैसे, या फिर आप मान के चलिए मेरा पर्स है, इस पे मैंने इस पर्स को क्या कर दिया, मैं टेबल पे रख दिया, ठीक है, या हाथ पे रख दिया, तो कोई पूछेगा कि क्या वर्क डन हो रहा है, तो आप साइंस के लैंग्वेज में तो कहिएगा वर्क डन नहीं हो रहा है, लेकिन एक शून्य कार्य जो है जीरो वर्क डन हम लोग कहते हैं। तो जीरो हो रहा है तो हो ही नहीं रहा वर्क डन। तो आप यहां पर रखिएगा अगर, तो ये कैसे फोर्स लगा रहा है, मेरे हाथों पर 90 डिग्री पे फोर्स लगा रहा है। तो मैं यही कह रहा था कि अगर इस पे मैं रख दूं तो 90 डिग्री का फोर्स लगेगा, और यहां पर है एफ एस कॉस थीटा, जब हम अप्लाई करते हैं तो यहां क्या हो जाता है, जीरो वर्क डन आ जाता है। क्लियर है सबको? चलिए चलिए सबका एग्जांपल हम बारी बारी से आपको देंगे। शायद अभी आपको एग्जांपल ज्यादा समझ में आए ना आए, लेकिन मैं आपको एग्जांपल सबको देता चलूंगा। अब अगला जो होता है क्या आता है, आपको सारा का तीनों का एग्जांपल हम देंगे। अब इसमें बारी बारी से अगर हम लोग देखते हैं तीनों को, तो देखिए जीरो वर्क डन का सारा चीज वहीं लिखा हुआ है कि एफ कॉस 90 डिग्री होगा, और यहां आपको जीरो हो जाएगा। अब क्या है रहा है कि व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द मोशन इज 90 डिग्री, वर्क डन इज जीरो। अगर बल की दिशा टेबल पे है ना, और बल की दिशा के बीच का कोण, अब बल की दिशा लग रहा है कौन सा कोण होगा, 90 डिग्री, ठीक है, तो किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं, शून्य कार्य के उदाहरण, एग्जांपल्स ऑफ जीरो वर्क डन क्या क्या होता है, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि यदि कोई क्षैतिज दिशा में दूरी कुछ दूर बाहर उठा के उसके द्वारा चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। मतलब कहा जाता है ना कि अपने सूटकेस को अपने माथे पर रख के चलिए, या फिर मान के चलिए एक आपने कुछ लिया और ऐसे लेके चल रहा है, ठीक है, तो वो तो अस्थिर है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। या फिर सूटकेस को माथे पर रख लीजिए, किसी बैग को मैं क्या करूं, माथे पर रख लूं, यहां नहीं रखूंगा, नहीं तो कॉमेडी टाइप का लगने लगूंगा मैं। तो अगर किसी चीज को मैं माथे पर रख दूं और ऐसे मैं ऐसे खड़ा रहूं, ऐसे चलता रहूं, तो उस समय 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हम चल रहे हैं लेकिन ये नहीं चल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जीरो वर्क डन होता है। दीवार यदि किसी वस्तु पर क्रिया करती है तो कोई विस्थापन नहीं होता है। दीवार, इफ ए वॉल एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट नो डिस्प्लेसमेंट, या दीवार खड़ा है तो किसी पर वर्क डन वो कर पाएगा, वो चलेगा ही नहीं। अगर दीवार यहां पे खड़ा है ये, तो ये क्या आगे पीछे जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इस पे भी क्या हो रहा है, 0 डिग्री का एंगल लग रहा है, तो इस पे भी क्या होगा, जीरो वर्क डन होगा, क्योंकि दीवार ऐसे खड़ा होता है ना, दीवार जमीन पे ऐसे खड़ा है ना, ऐसे खड़ा है, तो फोर्स तो अप्लाई कर रहा है ना नीचे की तरफ। मानिए अगर ये जमीन है और ये दीवार खड़ा है, कोई या वाल खड़ा है, मानिए कोई पुल खड़ा है, कोई मीनार खड़ा है, कोई फोर्ट खड़ा है, तो ऐसे खड़ा है अगर, तो ये नीचे की तरफ फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन ये फोर्स कैसा है, वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे लग रहा है। ठीक है, तो जीरो हो जाएगा। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होता है, और पृथ्वी परिक्रमा करते हुए वस्तु की स्थिति में भी किया गया कार्य शून्य होता है। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ रिमूव कर रहा है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, आपको जीरो वर्क डन ही होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 90 डिग्री जो है रेवोल्यूशन हम इसको काउंट करते हैं। ठीक है, तो बस इसके एग्जाम्पल छोटा छोटा याद रखिएगा, ज्यादा तो हमें जाने की जरूरत नहीं है। अगला जो है निगेटिव वर्क डन, ऋणात्मक वर्क कार्य क्या होता है, ध्यान रखिएगा। हमने पहले भी बताया था कि W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो अगर जो है कोई फ्रिक्शनल फोर्स, अगर कोई डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं, और मानिए ट्रेन चल रही है या गाड़ी चल रही है, तो इसके चक्के में इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, घर्षण बल लग रहा होगा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। तो अब मैंने कहा कि जब इस डायरेक्शन में ये है, इस डायरेक्शन में ये है, तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है भाई, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। और मैंने पहले ही क्लियर किया कि एफ और कॉस 180 डिग्री और गुणे एस, और कॉस 180 डिग्री कितना होता है मैंने पहले ही बता दिया, -1 होता है, पहले लिखा था मैं, और एस हो जाएगा, तो वर्क डन क्या होगा, माइनस में होगा। तो ये कैसा वर्क डन होता है, निगेटिव वर्क डन होता है। तो देखो जीरो वर्क डन किसी तरह का वर्क डन नहीं है,
तो कई लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो वर्क डन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जीरो वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है। और इसमें अगर फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है, भले ये क्या हो, नेग्लेजिबल हो जाए यहां पर। तो ध्यान रखिएगा, तीन तरह के कार्य मैंने आपको बताया, तीन तरह का वर्क बताया आपको। एक पॉजिटिव वर्क डन जिसमें हम लोग 0 डिग्री एंगल पे कैलकुलेट करते हैं, जिसमें किसी की एंगल की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एफएस हो जाता है। दूसरा होता है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन 90 डिग्री पे होता है, और वो क्या होता है, जीरो होता है, तो वर्कडन होता ही नहीं है उसमें। और तीसरा वर्कडन नेगेटिव वर्कडन होता है, इसमें क्या होता है, आपको एक अपोजिट साइड में क्या लग रहा है, अगर हम डायरेक्शन हमारा ये है फोर्स का, तो एंगल इसमें इसके बीच में कितना बन रहा है, 180 डिग्री का, वहां पे क्या हो जाता है, माइनस एफ हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्कडन कहते हैं। वर्कडन बाई फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव वर्कडन। मतलब अगर हम घर्षण बल हमारा काम कर रहा है तो कैसा वर्कडन का एग्जांपल है, नेगेटिव वर्कडन का एग्जांपल है। व्हेन ए बॉडी इज द थ्रोन अपवर्ड वर्कडन बाय द ग्रेविटी इज तो नेगेटिव। इस वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पृथ्वी द्वारा किया गया गुरुत्व बल ऋणात्मक होता है। क्यों होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको पता है अगर ऐसे फेंकते हैं, तो मैंने ग्रेविटी में पढ़ाया भी था कि जब ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट अगर फेंकते हैं तो जी की वैल्यू हम नेगेटिव कैलकुलेट करते हैं, अगर ऊपर से नीचे गिराते हैं तो क्या करते हैं, पॉजिटिव कैलकुलेट करते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंक रहे हैं ऐसे, तो जो अर्थ है ना, ग्रेविटी जो है इस डायरेक्शन में इसको खींच रहा है, तो क्या हो गया भाई, ये डायरेक्शन में जा रहा है ये, और ये क्या कर रहा है, उल्टा इस डायरेक्शन में इसको खींच रहा है। तो मतलब इस डायरेक्शन में खींच रहा है ना, तो क्या हो गया, कितना का एंगल बन गया, ये खींच रहा है इसको नीचे की तरफ, तो एंगल क्या बन जाता है, 180 डिग्री का एंगल बन जाता है एक दूसरे के बीच में। इसीलिए क्या कहते हैं, ग्रेविटी अंडर वर्क जो होता है वो भी क्या होता है, नेगेटिव वर्कडन होता है। क्या होता है, नेगेटिव वर्कडन होता है। इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है ना। नोट, किया कार्य धनात्मक होता है, वर्क डन इज पॉजिटिव एंड फोर्सेस एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। धनात्मक कार्य क्या होता है, अगर हम कार्य जो है, किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल वस्तु की गति की दिशा में कार्य करता है। बल इधर भी लग रहा है, गति भी इधर हो रही है, तो कैसा होगा, ये पॉजिटिव वर्क डन होगा, 0 डिग्री यहीं पे बनता था एंगल। दूसरा, वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू मोशन। किया गया कार्य ऋणात्मक होता है जब बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत डायरेक्शन में लगती है। मतलब अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में आपको अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। और तीसरा है, वर्क डन इज जीरो व्हेन फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर द मोशन। किया गया कार्य शून्य होता है जब बल वस्तु की गति की दिशा के समकोण पर लगता है। गति की दिशा इधर होनी चाहिए और ये जो है आपको इस डिग्री पे लगता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 0 डिग्री, सॉरी 0 वर्क डन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया, सबको समझ में यहां तक आ गया। यहां तक हमने क्या किया, वर्क क्या होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, वर्क में आपको उसका स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद से हमने देखा पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड 0 वर्क डन। यहां तक हमने किया, इसके एग्जांपल्स के साथ सारी चीजें हम लोग क्लियर किया। सबको क्लियर है, बताइए। जीरो डिग्री में डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है ना। 0 वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, 0 डिग्री में होगा। 0 डिग्री वर्क डन आप 0 डिग्री पे अप्लाई करने वाला वर्क डन भूल जाइए ना, पॉजिटिव वर्क को भूल जाइए, क्योंकि डायरेक्ट एफएस होता है, तो वहां एंगल की बात ही मत करिए। बस याद रखिए आप 0 वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, पॉजिटिव तो इसी से निकल जाता है 0 डिग्री अप्लाई करने पे, तो इसको बस 2 को याद रखिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग एनर्जी पे। ऊर्जा क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब कि कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं, आइए। अगर एक बैटरी जो है चार्ज है पूरा, सपोज करिए कि मेरा ये इन्वर्टर जो है चार्ज है और अभी लाइट कट गया, कटा नहीं है, ठीक है। जिस दिन से इसे बड़ा वाला इन्वर्टर में इन्वेस्टमेंट किया हो इतना ज़्यादा, तब से लाइट ही नहीं कट रहा है पटना में, यही होता है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि अगर मानिए बैटरी मेरा फुल चार्ज है, 2 बैटरी लगा है,
दोनों बैटरी मेरा फुल चार्ज है और मैं क्लास ले रहा हूं, मान के चलिए कि आपको इन्वर्टर पे बैटरी पे ही क्लास ले रहा हूं। तो एक समय ऐसा आएगा जब 4 घंटे लगातार मैं क्लास लूंगा, मानिए कि कैपेसिटी के हिसाब से अगर 5 घंटे में लगातार क्लास लेता हूं तो हमारा बैटरी क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा और हमारे क्लासेस जो हैं बंद हो जाएंगे। बात समझ में आया? मेरा बैटरी चार्ज है, मैं क्लास ले रहा हूं, 5 घंटे के बाद से मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो गया, मेरी क्लासेस बंद हो गई। यानी कि कार्य करने की क्षमता जो है, कैपेसिटी ऑफ वर्क जो है, बैटरी में खत्म हो गया। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं ना। जब तक उसमें कार्य करने की क्षमता था, जब तक इस क्लास को चलाने की क्षमता उसमें थी, जब तक कैपेसिटी वर्क था उसमें बैटरी में, तब तक मेरी क्लासेस चल रही थी। तो यानी कि उसको कार्य करने की क्षमता है, तभी तो इस क्लास को चला रहा है ना पूरा। हमारी लाइट 8-10 ट्यूबलाइट मेरा जल रहा है, यहाँ पर हमारा यहाँ पर पीसी चल रहा है, कैमरा चल रहा है सामने, हमारा डिजिटल बोर्ड चल रहा है। यानी कि बैटरी जो है सब पे कार्य कर रहा है, कार्य करने की उसमें क्षमता है। तो बोलेंगे कि बैटरी में क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है। क्यों ऊर्जा है, क्यों एनर्जी है? क्योंकि उसमें कैपेसिटी ऑफ वर्क है, कार्य करने की क्षमता है। मुझे लग रहा है इससे अच्छा परिभाषा कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं बोल रहा हूं, खूब तेज तेज बोल रहा हूं, खूब तेज तेज पढ़ा रहा हूं, और एक समय ऐसा आएगा कि मैं शांत बैठ जाऊंगा, तो आपको पढ़ाना बंद कर दिया, यानी कार्य करने की मेरी क्षमता खत्म हो गई, कैपेसिटी ऑफ वर्क खत्म हो गया, यानी क्या हो गया, हमारा ऊर्जा खत्म हो गया। यानी कि ऊर्जा कब बोलेंगे, एनर्जी कब बोलेंगे, जब मैं काम कर रहा था, मेरे अंदर कार्य करने की क्षमता थी, कैपेसिटी थी वर्क करने का, तब तक मेरे में एनर्जी था, उसको एनर्जी बोलेंगे। लेकिन कैपेसिटी खत्म हो गया, एनर्जी खत्म हो गया। यानी कि हमारे अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहते हैं, कि एनर्जी इज द कैपेसिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। सिंपल सी बात है। इससे बेहतर कुछ डेफिनेशन हो सकता है क्या? क्लियर सबको डेफिनेशन? डेफिनेशन क्लियर हो गया सबको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एनर्जी आप समझ गए, यानी कि मेरी ऊर्जा खत्म हो गई तो हम भी कुछ खाने लगे, नहीं तो कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाएगी तो फिर कैसे पढ़ाएंगे आपको? तो इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि ऊर्जा मेरे में है और ऊर्जा मेरी खत्म हो रही थी, इसीलिए मैं कुछ खा लिया और खा लिया तो ऊर्जा आ गया, फिर मैं पढ़ाने लगा। तो कार्य करने की क्षमता हमारे अंदर है, इसीलिए क्या है, हमारे अंदर ऊर्जा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैंने पहले भी बताया था कि जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो हमारा वर्क डन होता है, कार्य होता है, उसका एसआई यूनिट जो होता है, वही एसआई यूनिट किसका होता है, एनर्जी का होता है। मैं पहले भी बता चुका हूं जब एसआई यूनिट पढ़ा रहा था। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज द सेम दैट द वर्क, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो द जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक वही होता है जो एसआई मात्रक किसका होता है, कार्य का होता है। यानी कि एसआई मात्रक कार्य का क्या होगा, जूल होगा। सबको क्लियर होगा। और कार्य की तरह जो है, वर्क की तरह ही आपको एनर्जी भी क्या है, एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है। अब आपकी अच्छा आपके दिमाग में एक सवाल क्यों नहीं उठा? सवाल उठना चाहिए अगर वाजिब स्टूडेंट हैं आप तो। सर आपने कहा कि आपने बताया है कि आपको मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा क्वांटिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि सदिश राशि होता है। ये सवाल आपने क्यों हमसे नहीं किया? आपको पूछना चाहिए था ना कि सर आपने बताया था कि जो है मैग्नीट्यूड भी हो, परिमाण भी हो। परिमाण मतलब कि क्या, 2 जूल, 3 जूल, 4 जूल, 4 किलो, 5 किलो बोलते हैं ना, तो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है हमारा। तो मैग्नीट्यूड भी है इसमें, और हमारा डायरेक्शन भी एक डायरेक्शन में भी काम कर रहा है ना। अगर मान के चलिए कि अगर फोर्स अगर हम लगा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में अगर वर्क डन हो रहा है तो इस डायरेक्शन में हो रहा है ना।
तो इसको क्यों नहीं हम इसको स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं कहते हैं? आपने हमसे पूछा क्यों नहीं, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने एक बात और बताया था, इसीलिए क्योंकि कई बुक्स में डायरेक्ट लिख के छोड़ा है कि ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, त्रिभुज का नियम जो मैंने बताया था कि आपको फॉलो नहीं करता है, इसीलिए क्या होता है, ये नहीं होता है। प्रेशर भी ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी भी आपको ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए सारे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का भी डायरेक्शन होता है भाई, धारा प्रवाह एक दिशा में होती है, प्रेशर भी एक दिशा में हम लगाते हैं अपना, दाब भी हमारा एक दिशा में होता है। लेकिन इसलिए ये सब सारे आपको स्केलर क्वांटिटी होते हैं, आपको अदिश राशि होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, डायरेक्शन तो है लेकिन ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ट्रायंगल लॉ क्या होता है मैंने बहुत पहले बता दिया आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आप। तो ये क्या है, इसका एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है, सबको पता है, जैसे कि उसका एसआई यूनिट होता है। अब आते हैं कि यहां पर एनर्जी जो है, तीन तरह का एनर्जी होता है। एक को कहा जाता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। दूसरे को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। और तीसरे को कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो आप स्टूडेंट है तो आपको सवाल आपके मन में सब आना चाहिए। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले किसको, आपको काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो हमारे गति के चलते पैदा होती है, हमारे मोशन की वजह से पैदा होती है। जैसे कि सवाल पूछा है आपको कि विंड एनर्जी जो है कैसा एनर्जी है, हवा जो है कैसा एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि हवा के गति के कारण उसमें ऊर्जा पैदा हो रही है कि हवा अगर हमको डिस्टर्ब कर रहा है आगे, तो उसमें क्या है, डायरेक्शन है, गति है, उसमें मोशन है, तभी तो हमको हवा डिस्टर्ब कर रहा है ना। तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गतिज ऊर्जा बोलेंगे, यानी कि आपको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। यानी कि जिसमें क्या होगा, मोशन होगा और मोशन के कारण एनर्जी पैदा होता होगा, उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, गतिज ऊर्जा बोलेंगे। जैसे आप पवन चक्की का नाम सुने होंगे आप, कि पवन चक्की मानिए ऐसे घूम रहा है, तो इसके घूमने के चलते क्या होता है, हमको बिजली पैदा होती है। तो ऊर्जा किससे आ रही है, इसके गति के कारण आ रही है, तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको मैं ये सारी चीजें मैं बता दूं ताकि आपको किसी तरह का क्या हो, डिस्टर्ब ना हो, किसी तरह का दिक्कत ना हो, ना कंफ्यूजन हो। अगर सारे को एक्सप्लेन हम बारी बारी से करेंगे, लेकिन तीनों का कंसेप्ट मैं समझा दूं सबसे पहले, तो आपने क्या समझा, इसके गति यानी कि मोशन की वजह से क्या आता है, आपको एनर्जी आता है। तो ये प्रश्न पूछा भी गया कि विंड एनर्जी कैसा एनर्जी का एग्जांपल है, तो ध्यान रखिएगा विंड एनर्जी आपको काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल है, गतिज ऊर्जा का एग्जांपल है। स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा की मतलब किसी की स्थिति या आकृति के कारण जो ऊर्जा आती है, किसी की स्थिति, पोजीशन, या फिर शेप साइज के कारण जो ऊर्जा आती है। मतलब कि सपोज करिए, अच्छा सा एग्जांपल मैं दूं, एक छत पे ईंट रखा हुआ है, मैंने क्या कहा, छत पे ईंट रखा हुआ है, तो इसमें एनर्जी है भाई। कब पता चलेगा, जब वहां से नीचे से हटाइएगा, जब हाथ पे पड़ेगा तब पता चलेगा। तो इसमें एनर्जी है। किसी गुलेल को अगर हम तान के रखते हैं या स्प्रिंग को तान के रखते हैं, जैसे मान के चले कोई स्प्रिंग है और स्प्रिंग को मैं ऐसे तान के रख रहा हूं, खींच के रख रहा हूं स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग को अगर खींच के मैं रख रहा हूं तो उसमें एनर्जी है, क्योंकि उसकी स्थिति के कारण, उसके पोजीशन के कारण उसमें एनर्जी आया हुआ है। उसको खींचे हैं तो उसमें एनर्जी आया हुआ है, तो स्थिति के कारण एनर्जी है। किसी गुलेल को बचपन में गुलेल से मारते थे, या फिर मूवी में देखेंगे गुलेल से मारा जाता है, किस पे, कोई हीरोइन जब लेके मटका जाती है तो गुलेल से लोग मारते हैं उसको। ठीक है, तो गुलेल को अगर तान के रखते हैं तो ये मत कहिए कि छूटेगा तो गतिज ऊर्जा, भाई छूटने की बात ही हम नहीं कर रहे हैं। गुलेल को अगर तान के रख रहे हैं तो उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा आ रही है, उसके सिचुएशन के कारण ऊर्जा आ रही है, उसको खींचे हैं इसीलिए उसमें एनर्जी कंजर्व है। छोड़ेंगे तो एनर्जी काम करना स्टार्ट कर देगा। धनुष को खींच के रखे हैं, सारा स्थिति ऊर्जा का एग्जाम्पल है, खींच के रखे हैं, उसमें एनर्जी कंजर्व है। अगर किसी खिलौने में या किसी घड़ी में अगर हम चाबी दे दिए हैं तो चाबी उसके स्थिति के कारण उसके एनर्जी कंजर्व हो जाएगा। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, आपके स्थिति ऊर्जा के एग्जाम्पल है, सॉरी गति स्थिति ऊर्जा के एग्जाम्पल है।
यानी कि आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल है। अगर आप बांध बना के पानी को रोक दे रहे हैं, यहां बांध बना के अगर पानी को अगर रोक दे रहे हैं, छत पे हम पानी को रोक दे रहे हैं, तो पानी को रोक दिया गया है, यानी कि उसके कंडीशन के कारण रोक दिया गया, और उसमें इसी रोकने के कारण उसमें एनर्जी आ गया है कि जहां बांध खोलिएगा एनर्जी के साथ फ्लो करने लगेगा, या फिर यहां पर से खोल के टरबाइन चला सकते हैं। तो समझ सकते हैं कि इसी की स्थिति के कारण या इस वस्तु की स्थिति के कारण या फिर कह सकते हैं उसके साइज आकृति के कारण जो एनर्जी आती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि अगर इस गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देंगे आपस में तो क्या आएगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए अब एक एक को हम लोग डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं, तब आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। कहां चला गया भाई? हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या होता है? एनर्जी पोजेस्ड बाय द एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द इट्स मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु को उसकी गति के कारण ऊर्जा होती है, उसे क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, कहां गया? गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, हमने पहले भी पढ़ा रखा है आपको, जब हम पढ़ा रहे थे कौन सा चैप्टर, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें हमने पढ़ाया था कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है, जहां पर m क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मास होता है, और v क्या होता है? ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होता है। ठीक है, और यहां पर मैंने एक बात और आपको बताया, क्या बताया? याद करिए वो दिन कि अगर मोमेंटम को डबल कर दिया जाए, अगर हम संवेग को दोगुना कर देते थे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाती थी। याद आया वो दिन? उसी दिन मैंने ये भी प्रूफ करके दिखाया था कि अगर वेलोसिटी को अगर हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी। मैंने प्रूफ करके दिखा दिया है। तो ध्यान रखिएगा कि यदि वेग को, वेलोसिटी को अगर दोगुना कर दिया जाए तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। और इस पे क्या किया है, सवाल पूछा है आपको, कैसे समझिएगा। यहां पर हमने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv² होता है। क्या होता है? हाफ mv² होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि वेलोसिटी को अगर दोगुना कर दिया जाए, तो चलिए वेलोसिटी को दोगुना करके देखते हैं काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना हो रहा है। 1/2 और m, और वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं? 2v कर दे रहे हैं, दोगुना कर दे रहे हैं। यहां से क्या निकल के आएगा? 1/2 और यहां क्या हो जाएगा? 4mv²। और यहां से तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इस 4 को बाहर ले सकते हैं, 4 क्या हो जाएगा? हाफ mv²। और इस mv² को क्या बोलते हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यानी इसका मतलब क्या होगा? 4 काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अगर हम वेलोसिटी को अगर डबल कर रहे हैं तो हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जा रहा है? 4 गुना हो जा रहा है। अगर वेलोसिटी को 3 गुना कर देंगे, स्क्वायर करते रहिएगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। अगर वेलोसिटी को 4 गुना कर देते हैं, ये प्रश्न पूछा है आपके एग्जाम में, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी 16 गुना हो जाएगा। अगर इसको 5 गुना कर दे रहे हैं, हमारा काइनेटिक एनर्जी 25 गुना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि अगर काइनेटिक एनर्जी को दोगुना किया जा रहा है तो हमारा वेलोसिटी कितना गुना होगा? 4 गुना। अगर काइनेटिक एनर्जी को अगर 4 गुना किया जा रहा है तो हमारा वेलोसिटी कितना गुना होगा? बताइए तो। उल्टा मैं पूछा हूं, जैसे मोमेंटम में मैं पूछा था, याद है? बिल्कुल सही, सही उत्तर आ रहा है सबका। और कृष्णा का उत्तर सही आ रहा है, नेहा का उत्तर सही आ रहा है, सब लोग सही उत्तर करें। क्यों ऐसा होता है, इसको बाद में अगर प्रूफ करिएगा ना, उतना लंबा हम जानबूझ के प्रूफ नहीं कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर लास्ट में ऐसे v² आ जाएगा, और यहां से v फाइंड करिएगा तो क्या होगा? अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपको याद रखना है कि कभी वेलोसिटी अगर फाइंड करना हो, अगर आप शॉर्टकट में बोला जाए, मैं आपसे कहूं कि कभी अगर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना हो और वेलोसिटी दिया हो,
कि इतना गुना कर दिया जाए, इतना गुना कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी को अगर वेलोसिटी को अगर 2 गुना किया जा रहा है तो हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर वेलोसिटी को 3 गुना किया जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी 9 गुना हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए जितना गुना का है उसको स्क्वायर कर दीजिए। 2 गुना 4 हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, 3 गुना 9 हो जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए कि अगर काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना कर दिया जाए या 9 गुना कर दिया जाए तो हमारा वेलोसिटी कितना गुना होगा। इस कंडीशन में डायरेक्ट क्या करिए, काइनेटिक एनर्जी का आपको रूट लगा देना है। प्रूफ करने के बाद आपको आ जाता है वो v बराबर क्या होता है, अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी को अगर 16 गुना किया जा रहा है तो हमारा वेलोसिटी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का रूट लगा दीजिएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है आपको कि कभी भी आपको कहे कि वेलोसिटी निकालिए, कि अगर काइनेटिक एनर्जी इतना गुना हो जा रहा है तो वेलोसिटी कितना, तो जितना गुना कहेगा काइनेटिक एनर्जी होना उसका रूट चढ़ा दीजिएगा। अगर 16 गुना करे तो उसका रूट चढ़ा के 4 कर दीजिएगा। अगर वेलोसिटी दिया हो कि वेलोसिटी इतना गुना कर दो, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जब भी निकालना हो तो वेलोसिटी का क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई हो, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सबको? लेकिन इस कंडीशन को ध्यान रखना जरूरी है क्या, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके मास का और स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का। इसका मतलब हो गया कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, अगर मास बढ़ता है, यहां काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। अगर वेलोसिटी का स्क्वायर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। यानी कि मास और वेलोसिटी का स्क्वायर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर जो भी राशि होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर जो नीचे राशियां होती हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि 1/, ऐसे हो जाएगा ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास, और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का। ठीक है, लेकिन यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी, लेकिन उसका वेग अगर समान हो तब। ठीक है, करें कि यदि अगर मास को हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी भी क्या हुआ, डबल हो जाएगा। कैसे, आइए मैं समझाता हूं कि क्या कह रहा है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या पढ़े आप, 1/2 mv²। तो आपने ये तो समझ लिया कि अगर वेलोसिटी को अगर दोगुना कर रहे हैं तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर मास को दोगुना कर रहे हैं तो आप ये मत बोलिए काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। अरे भाई, वेलोसिटी का स्क्वायर था तब ना दोगुना कर रहे थे तो स्क्वायर होकर 4 हो जा रहा था, लेकिन मास का स्क्वायर नहीं है यहाँ पर। तो अगर काइनेटिक एनर्जी अगर हमारा दोगुना हो जा रहा है तो हमारा मास भी कितना गुना, अगर मास हमारा दोगुना हो रहा है तो हमारा काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, दोगुना ही होगा। मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि स्क्वायर नहीं लगा है। ये क्यों ज्यादा हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर लगा है। तो यही बात यहां पर इंडिकेट कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब ये नहीं कि एक बार v1 वेलोसिटी से चल रहा है, एक बार v2 वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब एक बार 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और एक बार 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो ये कंडीशन आपको नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। तो आपने क्या सीखा, एक तो सीखा जो मैंने बताया कि वेलोसिटी को 2 गुना करिएगा, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। उसी प्रकार से मैंने कहा कि अगर काइनेटिक एनर्जी को 9 गुना करिएगा तो हमारा वेलोसिटी 3 गुना हो जाएगा। और एक दूसरा स्टेटमेंट आपने सीख लिया कि मास पे कैसे डिपेंड करता है, कि अगर मास को क्या डबल करिएगा काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगा, अगर मास को 4 गुना करिएगा काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बात को यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, कभी इसको भूलना नहीं है कि गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान तथा उसके वेग के वर्ग के समानुपाती होता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान जो है दोगुना कर दिया जाए तो उसका ऊर्जा दुगुनी हो जाती है, लेकिन उसका वेग जो होता है समान होना चाहिए, वेलोसिटी समान होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, तब जाके होगा। अरे बदलेगा नहीं तभी तो आपको 2 बाहर निकलेगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी में अगर द्रव्यमान को दोगुना करिएगा तो 1/2 दोगुना कर दिए 2mv² हो जाएगा, और 2 को बाहर निकाल दीजिए तो क्या होगा, 2 1/2 mv²। तो 2 और 1/2 mv² क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी दोगुना हो गया। लेकिन उस कंडीशन में जब वेलोसिटी ये बदले नहीं, अब ये नहीं कि v से v1² हो जाए, तब काइनेटिक एनर्जी कैसे कहिएगा, इसको नहीं हो पाएगा, यही कह रहा है। ठीक है, और वहीं आगे जाके बोला है कि वेलोसिटी पे क्या होगा, दोगुना करने पे क्या होता है, 4 गुनी हो जाती है, आपको पता ही है। अगला है कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 ऑब्जेक्ट, इल्यूशन में दिया था तो मैंने इसको यहां पर कॉपी करवा दिया, नोट, ये मोमेंटम का चीज है। मोमेंटम में हमने देखा था कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 बॉडीज इज द सेम, मतलब कि यदि 2 पिंडों की गतिज ऊर्जा क्या हो, समान हो। मानिए कि ऑब्जेक्ट एक यहां पर है और एक यहां पे m1 और m2 है, और दोनों के काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल है।
मतलब इसका अगर काइनेटिक एनर्जी 16 है और इसका भी क्या है 16 है, समान है, देन द बॉडी विथ ग्रेटर मास एंड लोअर वेलोसिटी हैज ग्रेटर मोमेंटम। तो मोमेंटम के कंडीशन में, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है एमवी होता है ना, तो मोमेंटम के कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि जिसका मास ज्यादा होगा, क्योंकि हमने पढ़ाया था पहले आपको कि मोमेंटम डायरेक्टली वैल्यू वेरी ज्यादा करता है, किसको, मास पे ज्यादा करता है, वेलोसिटी पे भी करता है। तो दो ऑब्जेक्ट है M1 जो 16 kg का है, पहला 16 kg नहीं, मतलब M1 है जिसका काइनेटिक एनर्जी 16 है और दूसरा M2 है जिसका काइनेटिक एनर्जी 16 है, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। तो उस कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए कभी कि किसका जो है मोमेंटम ज्यादा होगा, ये तो मोमेंटम हमको करना चाहिए, मोमेंटम आपको पढ़ा है P²/2m पढ़े होंगे, वहां पे मैंने कराया था। तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, तो ध्यान रखिए मोमेंटम उसका ज्यादा होगा जिसका मास ज्यादा होगा और वेलोसिटी कम होगा। अगर मानिए कि इसको कहा जाए कि अगर पहले वाले का क्या है मास, अब उत्तर हमको इस पे एक कंसेप्ट बता के दिखा दीजिए। एक ऑब्जेक्ट M1 है 10 kg का, प्रैक्टिकल बता दे रहा ना आपको। एक जो है M2 है 20 kg का, वेलोसिटी जो है इसका कितना है 5 मीटर पर सेकेंड है और इसका वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड है। ए है ऑब्जेक्ट और बी है, किस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा होगा बताइए। सेम नहीं रहेगा तो नहीं अप्लाई हो पाएगा, डबल ट्रिपल कैसे कर पाइए, कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अलग अलग वेलोसिटी हो जाएगा तो फिर स्क्वायर होगा ही नहीं, वो अप्लाई ही नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा जल्दी बताइए ना, लेट हो रहा है, 40 हो गया, क्लास भी स्टार्ट करना है। तो किसमें मोमेंटम ज्यादा होगा, बी में, बिल्कुल, क्योंकि जिसका मास ज्यादा होता है वेलोसिटी कम होता है, उसका मोमेंटम क्या होता है ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे जल्दी बढ़ते हैं, चलिए काइनेटिक को खत्म ही करते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल यहां दिया है, एग्जांपल को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा गया है। जो भी है ब्लोइंग विंड है, बहता हुआ हवा क्या है, इसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। नाचता हुआ लट्टू जो होता है काइनेटिक एनर्जी होता है। वर्षा जो गिरता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। झरना, वर्षा का झरना मतलब गिरना। गतिमान रेलगाड़ी जो होता है काइनेटिक एनर्जी। धनुष से छोड़ा गया तीर, मैंने ये कहा खींच के रखिएगा तो उसमें क्या होगा स्थिति ऊर्जा होगा, लेकिन छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, इसमें आपको गतिज ऊर्जा हो जाएगा। बंदूक से छोड़ी गई गोली छोड़ दी गई है तो क्या होगा गतिज ऊर्जा। जल विद्युत उत्पादन स्थल से गिरते जल के गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, मतलब झरना से गिरता है तो हम टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं, यही कह रहा है। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हो जाएंगे, सारे एग्जांपल है आपको काइनेटिक एनर्जी का। अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, अगले क्लास में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को देखने वाले हैं। चलिए क्लास को थोड़ा सा खत्म करते हैं। सबको क्लियर है ना यहाँ तक। अगले क्लास में पोटेंशियल एनर्जी, पावर, शक्ति देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल करा के कल खत्म कर देंगे। पाँच मिनट में मिल रहे हैं हम लोग, 9:45 में ग्रुप में मैसेज चला जाएगा, स्टार्ट होगा तो ठीक है।